उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। निक के क्लब के करीब थॉमस ने खुद ही कहा था कि मैं उसे वहां छोड़ दूं। डॉक्टर अफजल ने जवाब दिया, फिर तुम अस्पताल में क्यों नहीं रहे, यहाँ क्यों आ गए? टाइगर ने पूछा। मुझे मालूम था कि जैसे ही मरीज इमरान की मौत का इल्म होगा अस्पताल में भूचाल आ जाएगा और लाजिमन पुलिस और दीगर आला हुकाम वहां पहुंच जाएंगे। मुझे खौफ महसूस हुआ तो मैंने बाकी वक्त की छुट्टी ली और आबाई गाँव आ गया। डॉक्टर अफजल ने जवाब दिया। तुम जानते हो रीडो को? टाइगर ने पूछा। नहीं, मैंने तो ये नाम तक पहली बार सुना था, डॉक्टर अफजल ने जवाब दिया। निक तुमसे कहीं वाकिफ था? टाइगर ने पूछा। मैं उसके जुए खाने में जुआ खेलने जाता रहा था। वहाँ एक बार मैं बड़ी रकम हार गया तो मुझसे उसे रकम उधार लेना पड़ी। फिर मैं ये उधार उतार ना सका। फिर जब तक मैंने उधार भी मुआफ़ कर दिया और मुझे $10,000 भी दिए तो मैंने उसके काम करने पर आमादा हो गया। डॉक्टर अफजल ने जवाब दिया। तुम अपने वालिद के घर से यहाँ क्यों आए थे? टाइगर ने पूछा। भाई बीमार था और फिर ये $10,000 भी इसके पास इमानत रखवाना चाहता था क्योंकि मेरे वालिद पुराने ख्यालात के आदमी हैं। वो $10,000 देकर मुझसे यकीनन उल्टे सीधे सवालात करते और ये रकम मैं बैंक में रख ना सकता था। इसलिए मैंने भाई को देने के बारे में सोचा और भाई के मिजाज पुरसी का कहकर यहाँ आ गया। डॉक्टर अफजल ने कहा, तुमने इमरान साहब के खिलाफ साजिश नहीं की बल्कि पूरे पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिश की है, इसलिए तुम्हारी कम से कम सजा मौत है। टाइगर ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे डॉक्टर अफजल के मुंह में घटी घुटी सी आवाज़ निकली और उसकी खोपड़ी वाकई ही कई टुकड़ों में बट गई और वो पहलू के बल नीचे गिर गया। टाइगर ने मशीन पिस्टल को वापस जेब में डाला, रस्सी खोली और उसका बंडल तैयार करके उसने टॉर्च उठाई और फिर बाहर आकर रस्सी और टॉर्च को साइड सीट के नीचे वापस रखकर वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और थोड़ी देर बाद उसकी कार वापस कच्ची सड़क से गुजरकर बड़ी पुख्ता सड़क पर आई। उसके साथ ही वो तेज़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि जब तक डॉक्टर अफजल की लाश मिलेगी वो दारुल हुकूमत तक पहुंच चुका होगा और चूंकि उसने इस तमाम कार्रवाई से पहले रेडीमेड मेकअप कर लिया था और कार की नंबर प्लेट भी तब्दील कर दी थी, इसलिए इस तक कोई ना पहुँच सकेगा। सिर्फ कार के रंग की वजह से इस तक किसी का पहुँचना नामुमकिन था। दारुल हुकूमत में दाखिल होकर उसने एक तरफ कार रोकी और फिर चेहरे पर मौजूद रेडीमेड मेकअप ख़त्म किया और फिर उसने कार की नंबर प्लेट भी एक मखसूस बटन दबाकर दोबारा तब्दील की और फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। रीडो के बारे में वो अच्छी तरह जानता था कि वो गोल्डन क्रॉस क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर था और चूंकि इसके क्लब में रौनक रात के वक्त ही होती थी इसलिए वो लाजिमन अपने ऑफिस में बैठा मिल जाएगा। और चूंकि टाइगर को वहाँ हर आदमी पहचानता था इसलिए उसने रेडीमेड मेकअप ख़त्म कर दिया था ताकि वो आसानी से रेडू तक पहुंच सके। उसे यकीन था कि थॉमस के बारे में रेडू को मुकम्मल तौर पर इल्म होगा क्योंकि रेडू इसी फितरत का आदमी था। फिर तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो गोल्डन क्रॉस क्लब की पार्किंग में मौजूद था। यहूदियों की इंतहाई खौफनाक तंजीम फार्मा का चीफ, जिसका असल नाम जैक्सन था लेकिन वो फार्मा चीफ कहलवाता था, अपने खुफिया ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि सामने मेज़ पर मौजूद मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन सेट्स में से सुर्ख रंग के फ़ोन की मुतरन्नम और धीमी सी घंटी बज उठी। उसने नज़रें उठाकर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया क्योंकि उससे मालूम था कि सुर्ख रंग का फ़ोन इसराइल और एक्रीमिया के आला तरीन अहदेदारों के साथ लिंक्ड है। फार्मा बोल रहा हूँ, फार्मा ने सख्त लहजे में जवाब दिया। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट इसराइल बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया और जैक्सन बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी फराख पेशानी पर शिकनों का जाल सा नमूदार हो गया क्योंकि इसराइल सदर को वो रिपोर्ट दे चुका था कि फार्मा एजेंट थॉमस ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी एजेंट इमरान को हलाक कर दिया है। इसके बाद तो ऐसा कोई केस ना था जिसके सिलसिले में वो इस तरह बराह रास्त फ़ोन करते। हेलो। चंद लम्हों बाद इसराइली सदर के भारी मखसूस आवाज़ सुनाई थी। यस सर, फार्मा चीफ बोल रहा हूँ सर, जैक्सन ने लहजे को मौतबाना बनाते हुए कहा। मिस्टर फार्मा चीफ, आपने रिपोर्ट दी थी कि आपके एजेंट थॉमस ने अस्पताल में फायरिंग करके इमरान को हलाक कर दिया है और इस बात को कन्फर्म भी किया गया है, सदर ने कहा। यस सर, जैक्सन ने जवाब दिया। आपकी ये रिपोर्ट गलत साबित हुई है। इमरान अब भी जिंदा सलामत इसी अस्पताल में मौजूद है, हमें कन्फर्म रिपोर्ट मिली है, सदर ने कहा तो जैक्सन भी इख्तियार उछल पड़ा।
मैं आपसे किसी किस्म की वजाहत तलब करने की जुर्रत तो नहीं कर सकता सर, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। थॉमस जैसा एजेंट गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता। जैक्सन ने कहा, आपके एजेंट थॉमस को ज़बरदस्त डॉज दिया गया है। हमारे आदमी ने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक इमरान को इस बारे में पहले से ही मालूम हो गया था और वो इंतहाई शातिर जहन का आदमी है। इसने अस्पताल के मुद्दा खाने से एक लाश मंगवा कर अपने कमरे में बेड पर रख दी। तुम्हारे एजेंट ने इस लाश पर गोलियां चलाई और वापस चला गया। इमरान ने दानिस्ता उसे जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब तक वो अस्पताल में रहे उस पर दूसरा हमला हो, इसलिए उसने अस्पताल की हद तक अपनी मौत को जाहिर कर दिया। सदर ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इस अंदाज में कार्रवाई करे? वो लाजमन थॉमस को पकड़कर उसे पूछ-कुछ करते और फिर उसे हलाक करते थे। जैक्सन ने कहा, अगर आपको इस बात का सबूत दे दिया जाए कि वाकई ही ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? सदर ने तेज लहजे में कहा, मैं इस पूरे अस्पताल को मिसाइलों से तबाह कर दूंगा सर। जैक्सन ने न चाहने के बावजूद तेज लहजे में जवाब दिया। थॉमस के हमले के बाद इमरान अब जिस शोबे में है वो बम प्रूफ है, इसलिए अस्पताल को तबाह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम इस इमरान का खात्मा चाहते हैं और आपका इंतखाब इसलिए किया गया था कि आज तक आपका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा, लेकिन इमरान के मामले में आपको भी शिकस्त खा गए। इसके बावजूद हमने दोबारा इमरान को टारगेट बनाने के लिए आपका इंतखाब इसलिए किया है कि आपका आदमी थॉमस बहरहाल इमरान तक पहुंच गया था और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने पाकिस्तान में आनान के सफ़ीर के जरिए मालूमात हासिल की हैं। पाकिस्तान में आनान के सफ़ीर रॉबर्ट मैकमन के ताल्लुकात इस अस्पताल की चीफ नर्स रासोकी से हैं, क्योंकि रासोकी आनानी लड़की है लेकिन तवील अरसे से वो पाकिस्तान में अनानी एजेंट के तौर पर काम कर रही है। इस खुफिया अस्पताल में चूंकि पाकिस्तान के आला तरीन हुकाम दाखिल होते हैं, इसलिए रासोकी को इस अस्पताल में खसूसी तौर पर रखवाया गया है। वैसे रासोकी बेहतरीन नर्स है और इस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सदीकी उसके काम की बेहद कदर करते हैं। रासोकी कोई अमली काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुखबरी करती है। पाकिस्तान में अनान के सफ़ीर रॉबर्ट मैकमन दरअसल यहूदी हैं, लेकिन वहाँ वो अपने आप को क्रिश्चियन जाहिर करते हैं और दर पर्दा इसराइल के मुफादात के लिए काम करते हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में इस अस्पताल का महल वकूअ बता दिया तो हमने रॉबर्ट मैकमन से बात की। उन्होंने बताया कि ये वही अस्पताल है जिसमें रासोकी काम करती है। चनाचा हमारे हुक्म पर उन्होंने रासोकी से असल सूरत हाल मालूम कर ली और हमें ना सिर्फ इतला भिजवाई बल्कि रासोकी ने इंतहाई जदीद तरीन आलात से इमरान उसके शागिर्द टाइगर के दरमियान होने वाली बातचीत भी टैप कर ली और ये टेप हमारे पास पहुंच गई है, जिसे हम कन्फर्म हो गए हैं कि हमने ये टेप आपके ऑफिस भिजवा दी है, जो अभी थोड़ी देर बाद आपको मौसूल हो जाएगी। इसे सुनने के बाद आप भी कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद आपने इमरान को हलाक करने का मिशन हर सूरत में पूरा करना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना क्यों ना पड़े। सदर ने कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। जैक्सन ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो जाने पर उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि अगर इसराइल के सदर दुरुस्त कह रहे थे तो इसका मतलब था कि फॉर्मा और थॉमस दोनों बुरी तरह नाकाम हो गए। और अभी वो बैठा ये सब सोच रहा था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने कहा, चीफ इसराइल से एक आदमी सदर इसराइल की तरफ से भिजवाया हुआ एक माइक्रो टेप आपको पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ है। इसका नाम फ्रेडरिक है। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने मौतबाना लहजे में कहा, उसे मेरे ऑफिस भिजवा दो और साथ ही एक माइक्रो टेप रिकॉर्डर भी। जैक्सन ने कहा, उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे एक नौजवान था जिसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था। पर्सनल सेक्रेटरी ने हाथ में पड़ा हुआ माइक्रो टेप रिकॉर्डर उसके सामने विस्प रखा। ये फ्रेडरिक है चीफ, उसने अपने पीछे मौजूद आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। बैठें, जैक्सन ने फ्रेडरिक से कहा। थैंक यू सर, फ्रेडरिक ने जवाब दिया और फिर जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने जैक्सन के सामने रख दिया। उसके साथ ही दूसरी जेब से उसने एक छोटी सी डायरी निकाली, इस पर वसूली के दस्तखत कर दिए। फ्रेडरिक ने डायरी आगे बढ़ाते हुए कहा तो जैक्सन ने उसके हाथ से डायरी लेकर उसे एक तरफ रख दिया और लिफाफा उठाकर उसे गौर से देखने लगा। लिफाफे पर कोई इबारत दर्ज ना थी, अलबत्ता उसके चारों कोनों को बाकायदा सील्ड किया गया था और जैक्सन ने गौर से देखा तो मोहर के अंदर हुकूमत इसराइल में अल्फाज नुमाया थे। उसके चेहरे
चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने लिफाफा मेज की दराज में रखा और फिर डायरी उठाकर इस पर दस्तखत करके नीचे आज की तारीख डाली और फिर डायरी फ्रेडरिक की तरफ बढ़ा दी। थैंक यू सर, फ्रेडरिक ने डायरी लेकर उठते हुए कहा और फिर सलाम करके वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके हुक्म में जब दरवाज़ा बंद हो गया तो जैक्सन ने एक तवील सांस लेते हुए लिफाफा मेज की दराज से निकाल कर खोला। इसमें माइक्रो टेप मौजूद था। इसने टेप को टेप रिकॉर्डर में एडजस्ट करके इसका बटन प्रेस कर दिया। बैटरी से चलने वाले टेप रिकॉर्डर पर छोटा सा सब्ज रंग का बल्ब जल उठा तो जैक्सन ने एक और बटन दबाया तो एक आवाज़ उभरी और फिर एक और आवाज़ उभरी। फिर इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इस बातचीत से जैक्सन को मालूम हुआ कि एक आवाज़ इमरान की है और दूसरी किसी टाइगर नामी आदमी की। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही थी जैक्सन के होंठ पहले से ज़्यादा सख्ती से भींचे चले जा रहे थे और उसकी परेशानी पर शिकनों का जाल फैलता जा रहा था। और जब बातचीत ख़त्म हुई तो जैक्सन ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। वेरी बैड, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वेरी बैड, ये आदमी इमरान तो वाकई ही बहुत बड़ा शातिर है, लेकिन मैं इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। अब ये टारगेट मेरे लिए चैलेंज बन गया है फॉर्मा के लिए। अब इसे 2 हफ्तों के अंदर हर सूरत में मरना होगा, हर सूरत में, चाहे मुझे पूरे पाकिस्तान को ही क्यों ना तबाह करना पड़े। जैक्सन इस तरह बोल रहा था जैसे अचानक कोई आतिफिशां फटता है और इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो साथ साथ मेज पर मुक्के भी मारे जा रहा था। थॉमस नहीं थॉमस वहाँ से बर वक्त निकल गया था। अब उसे दोबारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि अब चार्ली और मिचली को काम करना होगा। ये जोड़ा ठीक रहेगा। थॉमस को इनकी मदद करना होगी, जैक्सन ने कहा और फिर सामने पड़े हुए सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने फ़ोन सेट के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ। दूसरी तरफ से इसके पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई थी। चार्ली जहां भी हो इसकी मुझसे बात कराओ फौरन, अभी इसी वक्त, जैक्सन ने खिलाफे मामूल चीखते हुए लहजे में कहा और इसने रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया। यूं लगता था जैसे इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो। इसे मरना होगा, हर सूरत में मरना होगा। ये चैलेंज टारगेट उसे हर सूरत में पूरा होना है, हर सूरत में। जैक्सन ने एक बार फिर मेज पर मुक्का मारते हुए चीख कर कहा और इसी वक्त फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इसने चीख कर कहा। चार्ली लाइन पर है चीफ। पर्सनल सेक्रेटरी को मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। कराओ बात, जैक्सन ने तेज़ लहजे में कहा। चार्ली बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। कहाँ हो तुम इस वक्त? जैक्सन ने तेज लहजे में कहा। यहीं विलिंगटन में हूँ चीफ। हुक्म, दूसरी तरफ से कहा किया। अभी और इसी वक्त मिचली को लेकर मेरे पास आओ फौरन, अभी इसी वक्त, जैक्सन ने एक बार फिर चीखते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर कॉरिडोर दबाया और फिर टोन आने पर उसने फ़ोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ। पर्सनल सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। थॉमस काफरिस्तान के दारुल हुकूमत के शारिंग होटल में मौजूद है, इसकी मुझसे बात कराओ फौरन, जैक्सन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर कॉरिडोर पर एक लिहाज से पटक दिया। इसके साथ ही इसने मेज़ की दराज खोली। इसमें से एक छोटी बोतल निकालकर उसने उसका ढक्कन खोला और बोतल को मुंह से लगा लिया और जब तक बोतल में मौजूद शराब का आखिरी कतरा उसके हलक में नहीं चला गया उसने बोतल ना हटाई और फिर बोतल खाली करके उसने उसे साइड पर पड़ी हुई बास्केट में उछाल दिया और मेज़ पर पड़े टिश्यू डब्बे से एक टिश्यू खींचकर उसने उसे मुँह साफ करके टिश्यू को भी बास्केट में फेंक दिया। मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए, ये वक्ती नाकामी है, मैंने इसे बहरहाल कामयाबी में बदलना है, जैक्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर छाई हुई सख्ती नरमी में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जैक्सन ने इस बार नरम लहजे में कहा। काफरिस्तान दारुल हुकूमत में थॉमस लाइन पर मौजूद है चीफ। दूसरी तरफ से इसके पर्सनल सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, जैक्सन ने कहा। हेलो चीफ, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद थॉमस की आवाज़ सुनाई थी। जिस खुफिया अस्पताल में तुमने इमरान के खिलाफ कार्रवाई की थी इसका पता क्या है? जैक्सन ने पूछा। ताजपुरा इलाके में एक कॉलोनी है, अजीम कॉलोनी, इसकी कोठी नंबर 60 चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया। तुमने कंफर्मेशन कैसे की थी? जैक्सन ने पूछा। वहाँ के डॉक्टर अफजल को फ़ोन करके उन्होंने बताया था, थॉमस ने जवाब दिया। इस खुफिया अस्पताल का फ़ोन नंबर क्या है? जैक्सन ने पूछा तो थॉमस ने फ़ोन नंबर बता दिया जो जैक्सन ने सामने रखे हुए पैड पर नोट कर लिया।
तुम अब वहाँ क्या कर रहे हो? जैक्सन ने पूछा। वैसे ही सैरो तफरी कर रहा हूँ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं चीफ? थॉमस ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें डॉक्टर अफजल ने जो कुछ बताया था वो गलत था। इमरान हलाक नहीं हुआ, बल्कि इसको तुम्हारी साजिश का पहले से इल्म हो गया था। इसने तुम्हें डॉज देने के लिए अस्पताल के मुर्दाखाने से लाश मंगवा कर बेड पर रखवा दी थी। जिसे तुमने गोलियां मारी थी वो इमरान नहीं बल्कि लाश थी। और फिर इमरान ने दानिस्ता तुम्हें वापस जाने दिया ताकि हम सब पूरी तरह मुतमईन रहें और वो इस दौरान सेहतमंद होकर अस्पताल से बाहर आ जाए। वरना इससे खतरा था कि अगर तुमने नाकामी की रिपोर्ट दी या तुम्हें हलाक कर दिया गया तो फिर इस पर आइंदा भी हमले होते रहेंगे। और तुम्हारे बारे में तो उसे इल्म हो गया था, लेकिन दूसरों के बारे में शायद मालूम ना हो सके। जैक्सन ने उसे तफसील बताते हुए कहा। आपको कैसे ये सब इल्म हुआ चीफ? थॉमस का लहजा ऐसा था जैसे उसे जैक्सन की बातों पर यकीन ना आ रहा हो। इसराइल के सदर साहब को मैंने तुम्हारी रिपोर्ट दे दी थी। उन्होंने इस सिलसिले में अपने ज़राए इस्तेमाल किए और इन ज़राए ने इमरान और इसके किसी साथी जिसका नाम टाइगर था उनके दरमियान होने वाली बातचीत रिकॉर्ड कर ली। और फिर ये टेप इसराइल पहुँच गया और इसराइल के सदर ने ये टेप मुझे भिजवा दी। मुझे भी तुम्हारी तरह यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मैंने ये टेप सुनी तो सारी बात सामने आ गई। सदर साहब ने अलबत्ता ये मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने ये मिशन फार्मा के पास ही रखा है, दूसरी किसी एजेंसी को नहीं दिया। अब ये मिशन मेरे लिए चैलेंज है और इमरान अब चैलेंज टारगेट है। क्योंकि तुम उनकी नज़रों में आ चुके हो, इसलिए तुम्हारी बजाय अब ये मिशन मैंने सुपर एजेंट चार्ली और उनकी बीवी मिचली के हवाले करने का फैसला किया है। ये तो अच्छा हुआ है कि तुमने फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल आए, वरना वो टाइगर किसी भूत की तरह तुम्हारा पीछा ना छोड़ता। जैक्सन ने कहा। बॉस, आप ये मिशन मेरे जिम्मे लगा दें, अब मैं इमरान की लाश आपके सामने ला कर रख दूंगा। थॉमस ने कहा। सॉरी थॉमस, फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। अलबत्ता तुम वहीं काफिस्तान में ही रहोगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें हरकत में लाया जा सकता है। फिलहाल ये मिशन चार्ली और मिचली मुकम्मल करेंगे, जैक्सन ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की तरफ से चार्ली और मिचली की आमद की इत्तला मिल गई तो उसने उन्हें ऑफिस में ही कॉल कर लिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई थी और फिर दरवाज़ा खुला और एक लहीम शहीम जिस्म का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा भी इसके जिस्म की मुनासबत से चौड़ा था और इसका वर्जिशी जिस्म किसी गेंडे की तरह मजबूत नजर आ रहा था। उसने आंखों पर ऐनक लगा रखी थी, जबकि उसके पीछे छोटे कद और खासी दुबली पतली जिस्म की मालिक एक लड़की अंदर दाखिल हुई। इन दोनों के दरमियान बिज़ाहिर कोई मुनासबत ना थी। यूं लगता था जैसे गेंडे के पीछे कोई मासूम सी मोरनी हो, लेकिन जैक्सन जानता था कि दुबली पतली मछली किस कदर ज़हीन, तेज़, फुर्तीली और लड़ाई भड़ाई में किस कदर माहिर है, जबकि लहीम शहीम चार्ली भी खासा फुर्तीला और तेज़ आदमी था, लेकिन बहरहाल वो मिचली से कम फुर्तीला था। इन दोनों की शादी बेज़ाहिर बेजोड़ सी दिखाई देती थी, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों से ये शादी ना सिर्फ कायम थी बल्कि दोनों बेहद खुश व खरम जिंदगी बसर कर रहे थे। अलबत्ता उनके यहाँ कोई औलाद ना थी और शायद उन्हें औलाद की कोई ख्वाहिश भी ना थी। वो फार्मा के सुपर एजेंटों में शामिल थे और बेशुमार कारनामे उनके नामों से मंसूब थे। आओ बैठो, जैक्सन ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा। चीफ, शुक्र है आपने हमें तो कॉल किया, वरना हमारा तो ख्याल था कि हम अब सुपर एजेंटी छोड़कर कोई क्लब खोल लें। चार्ली ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चीफ, मेरा ख्याल था कि क्लब बिजनेस में अब कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं रहा, इसलिए मैं और चार्ली दोनों कोई सर्किस बना लें जिसमें चार्ली करतब दिखाया करे और मैं डांस किया करूं। मिचली ने कहा तो जैक्सन बेख्तियार हंस पड़ा। तुमसे ये दोनों काम नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें वो काम दिया जा रहा है जो तुम आज तक करते आए हो। कभी पाकिस्तान गए हो? जैक्सन ने कहा तो वो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। पाकिस्तान? आपका मतलब है एशिया का मुल्क पाकिस्तान? मिचली ने कहा। हाँ वही, जैक्सन ने कहा। एक मिशन के दौरान हम काफिस्तान गए थे और मिशन मुकम्मल हो जाने के बाद सियाहत के लिए पाकिस्तान गए थे। वहाँ हमने एक हफ्ता गुजारा था। सियाहत के लिहाज से खासा अच्छा मुल्क है। क्या वहाँ कोई मशहूर है चीफ? चार्ली ने कहा। यह अजीब इत्तेफाक है कि यही काम अब थॉमस कर रहा है, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा काम चीफ? इन दोनों ने एक बार फिर चौंक कर कहा। यही मिशन की तकमील के बाद हम साया मुल्क में सियाहत। तुमने काफिस्तान में मिशन मुकम्मल किया और पाकिस्तान जाकर सियाहत की, जबकि थॉमस ने बेज़ाहिर पाकिस्तान में मिशन मुकम्मल किया और अब वो काफिस्तान में सियाहत कर रहा है, जैक्सन ने कहा। बेज़ाहिर से आपका क्या मतलब हुआ चीफ? मिचली ने चौंक कर पूछा।
इसी मतलब के लिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। सुनो, फार्मा की इज्जत और साख दांव पर लग गई है और मैंने अब इस मिशन को चैलेंज के तौर पर लिया है। और इस चैलेंज मिशन का एक टारगेट है, एक आदमी जो पाकिस्तान के एक अस्पताल में दाखिल है, उसे वहां से डिस्चार्ज होने में 2 हफ्ते और लगेंगे और इस मरीज आदमी की हलाकत हमारा टारगेट है। उस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए थॉमस को पाकिस्तान भेजा गया था। इस वक्त तक इस अस्पताल का भी किसी को इल्म ना था क्योंकि इस अस्पताल को टॉप सीक्रेट रखा गया था। लेकिन थॉमस ने वहां के एक ग्रुप के साथ मिलकर ना सिर्फ इस अस्पताल को ट्रेस कर लिया, बल्कि उसने अस्पताल के अंदर जाकर इस मरीज को गोलियां मारकर हलाक भी कर दिया और फिर सही सलामत अस्पताल से बाहर भी आ गया और फौरी तौर पर काफिरिस्तान पहुंच गया। हम भी मुतमईन थे कि मिशन मुकम्मल हो गया, लेकिन अब मालूम हुआ है कि मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि हमें बेहद खूबसूरत अंदाज में डॉज दिया गया है, जैक्सन ने कहा। और फिर उसने इसराइल के सदर की कॉल से लेकर टेप रिकॉर्डर से नशर होने वाली गुफ्तगू के बारे में भी सारी तफसील बता दी। ये आदमी कौन है बॉस, जिसके लिए इसराइल के सदर इस कदर परेशान है? चार्ली और मिचली दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका नाम इमरान है और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। इसने यहूदियों की इंतहाई ताकतवर बैनुल अक़वामी एजेंसी सॉच को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। फिर उसने सॉच हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। इस दौरान वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसके साथ ही उसे इसी ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान ले गए और अब वो वहाँ ज़ेर इलाज है। अब इसराइल और यहूदियों की एक मुश्तरका लेबॉर्ट्री दुनिया में कहीं काम कर रही है जिसका नाम ब्लैक हेड है। वहाँ एक ऐसा आला तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से पूरी दुनिया को फतह किया जा सकता है और ये बात तय है कि सबसे पहले इस आले का तजुर्बा पाकिस्तान पर ही किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल का दुश्मन नंबर 1 है। इसलिए जैसे ही ये इमरान सेहतयाब हुआ, ये ब्लैक हेड के खात्मे के मिशन पर निकल पड़ेगा। इसलिए इसराइल के सदर और पूरी दुनिया के यहूदी बड़ों ने फैसला किया है कि इस इमरान को ब्लैक हेड के खिलाफ निकालने से पहले ही हलाक कर दिया जाए और इसराइल के सदर ने यह अहम तरीन मिशन फार्मा के सुपुर्द किया। फार्मा ने थॉमस की ड्यूटी लगाई, जिसका नतीजा मैंने तुम्हें बता दिया। जैक्सन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, इमरान का नाम तो मैंने भी सुना हुआ है चीफ। हमें खुशी है कि आपने हमें यह मिशन देने का फैसला किया है। अब इस इमरान की जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। मैंने इस कागज़ पर इस अस्पताल का पता और फ़ोन नंबर लिख दिया है। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो काफिरिस्तान में मौजूद थॉमस से भी मदद ले सकते हो, जैक्सन ने कहा। हम इस पूरे अस्पताल को ही मिसाइलों से उड़ा देंगे चीफ, चार्ली ने कहा। मैंने ये बात इसराइल के सदर से की थी। उन्होंने कहा कि थॉमस के मिशन के बाद इमरान को इस शोबे में शिफ्ट कर दिया गया है जो बम प्रूफ है, इसलिए पूरा अस्पताल तबाह हो जाने के बावजूद इमरान को खराश भी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह कि अगर वो हलाक भी हो जाए तो इसकी लाश के टुकड़े तक ना मिल सकेंगे, इसलिए किसी को इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि वो वाकई ही हलाक हो चुका है। तुमने हतमी तौर पर इमरान को हलाक करना है और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके, जैक्सन ने कहा और सामने पड़ा हुआ कागज़ पैड से अलहदा करके उसने चार्ली की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर ताजपुरा की अजीम कॉलोनी कोठी नंबर 60 के साथ साथ वहाँ का फ़ोन नंबर भी दर्ज था। चीफ, वहाँ कोई ऐसा ग्रुप है जो हमारे साथ ताउन कर सके? मिचली ने कहा। थॉमस की इमदाद पाकिस्तान में जिस ग्रुप ने की है, अब तुमने इस ग्रुप से रब्ता नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ की सीक्रेट सर्विस उसे ट्रेस कर लिया हो। तुमने एक और ग्रुप से रब्ता करना है। इस ग्रुप के चीफ का नाम विल्सन है। विल्सन ग्रेटलैंड निसाद आदमी है। इसके क्लब का नाम वाइट बर्ड क्लब है, जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का मशहूर क्लब है। विल्सन और उसके ग्रुप की पाकिस्तान में बहुत लंबे हाथ हैं, इसलिए वो हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। मैं उसे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दूंगा, जैक्सन ने कहा। यस चीफ। थॉमस कहाँ है? शायद इससे रब्ता करना पड़े, चार्ली ने कहा। वो काफिरिस्तान दारुल हुकूमत के होटल शारिन में रिहाइश पजीर है अपने असल नाम से, लेकिन कोशिश करना कि इससे रब्ता कम से कम हो, जैक्सन ने कहा। यस चीफ, अब हमें इजाज़त दें, चार्ली ने कहा और चीफ जैक्सन के अस्पात में सर हिलाने पर वो उठकर खड़ा हो गया। इसके उठते ही मिचली भी उठ खड़ी हो गई। विश यू गुड लक, और एक बार फिर ये बात सहनशीन कर लो कि ये चैलेंज टारगेट है जिसे तुमने हर सूरत में हिट करना है, जैक्सन ने कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। और इसके बाद वो दोनों ने कहा और फिर वो दोनों ही सलाम करके मुड़े और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। टाइगर ने कार गोल्डन क्रॉस क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर पार्किंग बॉय से कार लेकर वो तेज से कदम उठाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो मेन गेट से कुछ फासले पर ही था कि मेन गेट से एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आया और मुड़कर पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सामने टाइगर को देखकर वो रुक गया। टाइगर के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कुराहट आ गई थी।
हेलो डिक्सन, तुम आज इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोम्बो क्लब में होना चाहिए था। टाइगर ने आगे बढ़ते मुस्कुराकर कहा। तो तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हो सका कि मैं कोम्बो क्लब से फारिग हो गया हूँ? डिक्सन ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। फारिग? क्यों, क्या हुआ? क्या कोम्बो से झगड़ा हो गया तुम्हारा? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, उसकी फ्रेंड रोडी से झगड़ा हो गया था। और तुम्हें तो मालूम है कि कोम्बो रोडी की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है, डिक्सन ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वो लड़की वाकई ही बेहद बदतमीज है। बहरहाल अब कहाँ हो तुम? टाइगर ने कहा। मैं अब यहाँ हूँ और अब ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा हूँ। आओ मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊं। तुम्हारे साथ मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है, डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, मैं तो रेडो से मिलने आया था, फिर कभी सही, टाइगर ने उसे टालते हुए कहा, क्योंकि उससे मालूम था कि डिक्सन को ज़्यादा और मुसलसल बोलने का मर्ज है और उसने 1-2 घंटे से पहले उसे उठने नहीं देना। रेडो तो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, वो तो ब्लैक डॉग के पास गया हुआ है इसे किसी नए क्लब के बारे में बातचीत करने। शायद वो दोनों मिलकर कोई क्लब खोल रहे हैं, डिक्सन ने जवाब देते हुए कहा। ब्लैक डॉग का क्लब तो मुसाफाती इलाके रोनाक में है शायद, टाइगर ने चौंक कर कहा। हाँ, और रीडो अब शायद कल ही वहां से वापस आए। तुम्हें तो मालूम है कि ब्लैक डॉग के पास इंतहाई खूबसूरत लड़कियों का पूरा ग्रुप है और वो अपने मेहमानों की दिल खोलकर खातिर में दालत करते हैं, डिक्सन ने एक आंख दबाकर बात करते हुए कहा। और टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मुझे ख्वामखा अंदर बुलाकर सर खपाना पड़ता। मैं कल आ जाऊंगा, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया। डिक्सन भी इसके साथ था और फिर पार्किंग के पास पहुंचकर डिक्सन इजाज़त लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि टाइगर अपनी कार की तरफ। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार मुसाफाती इलाके रोनाक की तरफ बढ़ी जा रही थी। ब्लैक डॉग एक स्याह फार्म एक्रीमी था। वो जवाना जैसे डील डोल का मालिक तो ना था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कम भी ना था। उसने रोनाक में ब्लैक डॉग नामी क्लब खोला हुआ था, जहां मंशियात आम मिलती थी। और चूंकि ब्लैक डॉग, जिसका असल नाम मैक था, का ताल्लुक मंशियात से ही था, इसलिए टाइगर का ताल्लुक इससे खासा कम था। अलबत्ता ये बात दूसरी है कि टाइगर 2-3 बार ब्लैक डॉग क्लब में भी गया था और मैक भी इससे ज़ाती तौर पर वाकिफ था। टाइगर को मालूम था कि ब्लैक डॉग बेहद मुश्तइल मिजाज और खासा मारूफ लड़ाका है। इसके सामने अच्छे से अच्छा लड़का भी चंद मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन टाइगर को कभी इसकी परवाह न रही थी। अंडरवर्ल्ड में इसका नाम इन मामलात में काफ़ी मारूफ था और टाइगर ने कई ऐसी फाइट्स की थी कि लोगों उसके सामने से भी आने से भी कतराते थे। फिर टाइगर ने अपनी कार पार्किंग में रोकी और मेन गेट में दाखिल होकर वो एक लम्हे के लिए रुक गया, क्योंकि वसी अरीज हाल धुएं से भरा हुआ था और मंशियात की बू से पूरा हाल इस तरह भरा हुआ था जैसे यहाँ बाकायदा मंशियात का स्प्रे किया गया हो। हाल में इतना शोर था कि यह हाल मछली मंडी लग रहा था, जहाँ हर तरफ शोर होता है। चंद लम्हों बाद जब टाइगर की आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो उसे दूर एक कोने में बड़ा सा काउंटर नजर आ गया। काउंटर के पीछे 4 कवियकल आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक आदमी फ़ोन करने में मसरूफ़ था। 2 सर्विस दे रहे थे, जबकि एक आदमी जिसने सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की शर्ट और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, दोनों हाथ सीने पे बांधे और दोनों पैर फैलाए इस तरह खड़ा था जैसे किसी फिल्म के लिए बाकायदा पोज दे रहा हो। टाइगर उसे देखते ही पहचान गया कि वो अंडरवर्ल्ड का मारूफ बदमाश और लड़ाका माइटी था। माइटी के बारे में कहा जाता था कि इसका जिस्म गोश्त पोस्ट की बजाय फौलाद से बना हुआ है। माइटी भी टाइगर को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए जैसे ही हाल में फैले हुए धुएं से निकलकर टाइगर काउंटर के करीब पहुंचा तो माइटी उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए और उसने सीने पर बंधे हुए हाथ नीचे कर लिए। तुम और यहाँ? माइटी ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में करख्तगी का अंसर नुमाया था। मैंने रीडो से मिलना है और वो यहाँ है, टाइगर ने इसकी आवाज़ की सख्ती को नज़रअंदाज करते हुए कहा। सॉरी, वो बॉस से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, इसलिए नहीं मिल सकता। तुम जा सकते हो, शक्ल गुम करो। माइटी का लहजा इस पर खासा सख्त था। तुम इस तक मेरा नाम पहुंचा दो, अगर वो इनकार करेगा तो मैं चला जाऊंगा, टाइगर ने सुलहकुन लहजे में जवाब देते हुए कहा। जब मैंने कह दिया कि नहीं मिल सकता तो फिर नहीं मिल सकता, और जब मैंने कहा कि शक्ल गुम करो तो फिर वाकई ही शक्ल गुम हो जानी चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूँ, या तो शक्ल गुम करो या फिर तुम्हारी शक्ल हमेशा के लिए गुम कर दी जाएगी। गेट आउट, माइटी ने चीख कर कहा तो बहार में मौजूद शोर यकलख थम सा गया। देखो इस चूहे को कैसे अपनी दुम पर खड़ा नाच रहा है, टाइगर ने हाल की तरफ देखते हुए कहा तो कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो माइटी का चेहरा यकलख मसक सा हो गया। वो तेज़ी से काउंटर से बाहर आ गया। तुमने मुझे चूहा कहा? मुझे?
माइटी ने पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा, हाल में मौजूद सब लोग सुन लें कि मैं यहाँ सिर्फ रेडरो से मिलने आया हूँ, लेकिन ये चूहा नहीं बल्कि चूहे का बच्चा किसे रोक रहा है? टाइगर को। अब इसका जो अंजाम होगा वो तुम सब हमेशा याद रखोगे। टाइगर ने माइटी से भी ज्यादा ऊंची आवाज में कहा। इसे एहसास हो गया था कि माइटी से लड़कर यहाँ अपनी धाक बिठाना चाहता है, क्योंकि यहाँ भी अंडरवर्ल्ड के लोग भरे हुए थे और इनमें से अक्सरियत उसे अच्छी तरह पहचानती थी। और फिर टाइगर का फिक्रा जैसे ही खत्म हुआ, माइटी ने बिजली की सी तेजी से इस पर छलांग लगा दी, लेकिन टाइगर किसी चिकनी मछली की तरह यकलख्त एक तरफ फिसल गया और माइटी अपने ही जोर में तेजी से आगे बढ़ा ही था कि टाइगर की लात हरकत में आई और माइटी उछलकर सामने एक मेज से टकराया। लेकिन मेज से टकराते ही वो पारे की तरह तड़पा और दूसरे लम्हे टाइगर उछलकर उकबी दीवार से एक धमाके से पुष्ट के बल जा टकराया। माइटी वाकई न सिर्फ लड़ना जानता था, बल्कि इसके जिस्म में वाकई ही खून की जगह पारा दौड़ रहा था। टाइगर दीवार से टकराकर आगे की तरफ झुका तो माइटी की दोनों टांगे यकलख्त बंदूक से निकली हुई गोलियों की तरह उसके सीने की तरफ बढ़ीं। लेकिन इससे पहले कि उसकी दोनों टांगे टाइगर के सीने को पिचका देती, टाइगर का एक बाजू घूमा और उसके साथ ही हाथ माइटी के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। माइटी की अपनी फुर्ती और तेजी उसके खिलाफ गई थी। उसने टाइगर को ख़त्म करने के लिए उछलकर दोनों पैर जोड़कर पूरी कुव्वत से ज़रब लगाने की कोशिश की थी, लेकिन टाइगर ने इसकी जुड़ी हुई टांगों पर हाथ की ज़ोरदार ज़रब लगाई तो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ इसका जिस्म यकलख्त हाथ की तरफ से घूम गया और उसकी टांगों का रख दूसरी तरफ हो गया। अलबत्ता उसका सर पूरी कुव्वत से उकबी दीवार से टकराया और माइटी चीखता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। Comment, share, press the bell icon.